नमस्ते दोस्तों। आप सभी का फिर से साधुश्री में स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज चल रही है सनातन और विज्ञान की, इसमें जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। आप लोगों ने बार बार डिमांड की है। विषय है मल्टीवर्स का। और मल्टीवर्स का नाम लेते ही बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं कि क्या सच में ब्रह्मांड एक से ज्यादा है? अगर एक से ज्यादा है तो कितने हैं? एक है, दो हैं, अनंत हैं? क्या हर ब्रह्मांड में पृथ्वी है? ऐसा ही जीवन है? और अगर है तो क्या वहां भी सनातन धर्म है? क्या वहां भी श्री राम जी की पूजा होती है, श्री कृष्ण जी की पूजा होती है? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप लोग लगातार मुझसे पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, विषय इतना व्यापक है, इतना गहरा है। मैंने विज्ञान पर भी रिसर्च की है और सनातन ज्ञान, हमारा जो वैदिक ज्ञान कहता है, उस पर भी रिसर्च की है। तो वीडियो हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि 15 से 20 मिनट में आपको पूरी जानकारी दे दी जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी सनातन धर्म में आस्था कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विज्ञान में वो कौन सी चीजें हो गईं जिससे मल्टीवर्स एक वास्तविकता बनता चला जा रहा है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि विज्ञान कल्पनाओं पर नहीं चलता है। जब तक कुछ प्रूफ नहीं होगा, कुछ उसके आसार नहीं बनेंगे, वो नहीं मानेगा। इसलिए विज्ञान में ऐसा क्या हो गया, ये हम समझेंगे। और साथ में मैं सनातन धर्म में जो ज्ञान दिया हुआ है उसे भी लेकर चलूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, विज्ञान में पिछले 100 सालों में दो चीजें ऐसी हुई हैं जिससे मल्टीवर्स एक वास्तविकता बनता जा रहा है। दो खोजें ऐसी हुई हैं। पहली, क्वांटम एंटेंगलमेंट, मतलब क्वांटम फिजिक्स, जब आई 1992 के दशक से। उसके बाद ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का जब कॉन्सेप्ट आया, वहां से लगने लगा कि मल्टीवर्स हो सकता है। ये पूरा मैं समझाऊंगा। बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर, बहुत लंबी लंबी वीडियो हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियो भी हैं। बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं। और दूसरी थ्योरी जो है, जो 1980 के दशक में और 1970 के दशक में विकसित हुई थी, डार्क एनर्जी की खोज के बाद इन्फ्लेशन थ्योरी। तो ये जो दूसरी थ्योरी है, इसे भी एक एनगत करके उन्होंने दिया था और इस पर स्टीफन हॉकिंग ने भी काम किया है। तो ये दोनों थ्योरी कैसे मल्टीवर्स को जन्म देती हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझते हैं और कैसे उससे मल्टीवर्स बन सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझने से पहले आपको क्वांटम सुपरपोजिशन को समझना होगा। अब ये खतरनाक शब्द लग रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स के शब्द हैं। आपको मैं समझा देता हूं कि होता क्या है। असल में क्वांटम फिजिक्स का जो बेस है, जो कोर है, वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। मैंने उस पर एक रील बनाई थी कि अगर आप सब एटॉमिक स्तर पर जाएं, मतलब ये हमारी दुनिया नहीं, आप उस साइज में चले जाएं जहां पर एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर की दुनिया है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके अंदर क्वार्क है, लेप्टॉन है। वहां पर उतने छोटे स्केल पे चले जाएं तो वहां पर नॉर्मल फिजिक्स जो है, जनरल रिलेटिविटी, ब्रेक कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि वहां पर आप किसी भी पार्टिकल की दो स्टेट्स को या मल्टीपल स्टेट्स को सही तरीके से एक साथ नहीं नाप सकते। अब ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। अच्छे से समझने के लिए केवल आप इतना समझिए कि अगर एक कार आपके सामने से गुजर जाए बहुत तेज, और आप तुरंत फोटो ले लें और फोटो को अगर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत तेजी से गुजरी, आपने फोटो ली और फोटो ब्लर्ड आ गई। अब फोटो जो ब्लर्ड है, उससे आप क्या निकाल सकते हैं? ब्लर्ड फोटो से आप ये समझ सकते हैं कि कार स्पीड में थी, लेकिन आप कार की पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि ब्लर्ड है। तो आप ये नहीं बता सकते कि कार यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है। लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि कार की स्पीड बहुत थी, और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कैमरे का एपर्चर और ये पता हो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं
कि क्या स्पीड थी, लेकिन अगर कार की फोटो शार्प आ गई तो आप स्पीड नहीं फिर बता पाएंगे। आप ये जरूर बता देंगे कि कार यहाँ पे है क्योंकि शार्प है, आपको एक पोजीशन दिख गई। ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कैसे सबएटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स की हम हर नहीं समझ सकते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। अब क्वांटम सुपरपोजिशन क्या है। जब हम एक को निर्धारित कर देते हैं, जैसे हमने पोजीशन बता दी कार की तो हमें स्पीड नहीं पता है, या स्पीड हमने बता दी तो हमें पोजीशन नहीं पता है। तो एक को निर्धारित करने पर दूसरी हमें नहीं पता चल रही है, दूसरी की प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं हमें पता है, लेकिन उनके अलग अलग जो रिजल्ट्स हो सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, किसी की 52% है। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज का एक फंक्शन बनता है, इसे मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं। तो आपने एक इनपुट दिया, चाहे वो आप स्पेस में एक पॉइंट का इनपुट दे दें या टाइम का इनपुट दे दें। फिर जो दूसरी स्टेट है, आपने एक दे दी अपनी तरफ से, दूसरी स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। इसी को वेव फंक्शन बोलते हैं। अब ये वेव फंक्शन अलग अलग तरह का हो सकता है, अलग अलग स्टेट्स के लिए हो सकता है। आपने एक्स दिया, मोमेंटम निकल के आ रहा है या साइन निकल के आ रही है, वाइब्रेशन निकल के आ रहा है। तो अलग अलग तरह के स्टेट्स के लिए अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। इसीलिए इनका जनरलाइज्ड जो फॉर्म है, जिसको वेव फंक्शन बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिंगर फंक्शन। अब इस वेव फंक्शन से कैसे क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझा जा सकता है। क्वांटम सुपरपोजिशन कुछ नहीं है। सुपरपोजिशन इसलिए बोलते हैं कि जो सारी स्टेट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि हमने पोजीशन पा ली कार की, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता है। अब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटे भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। तो क्या है, ये सारी स्टेट्स सुपरपोज्ड है। कुछ भी हो सकता है, रैंडम हो सकता है। वो कैसे निकलेगा? इसी वेव फंक्शन से। जब हम उसमें ये पोजीशन डालेंगे कार की कि हाँ भाई, कार की पोजीशन यहाँ है, तो क्या स्पीड होगी, तो फिर वो एक प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी कि हो सकता है कि इसकी स्पीड इस स्पीड की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो ये क्या है, इसमें बहुत गलत फहमी हुई है। क्वांटम सुपरपोजिशन को अच्छे से लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वर्ड जो है ऐसा लगता है कि सुपरपोज्ड है सारी चीजें। मतलब कार की एक ही समय पे 20-20 फीट थी, 30-20 फीट थी, 40-20 फीट थी। ये समझ लेते हैं लोग कि सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं है। वर्ड सा सुपरपोजिशन डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन रैंडमनेस आप समझिए। मैं बोलूंगा सुपरपोजिशन को आप रैंडमनेस समझिए कि एक ही होगी स्पीड, एक ही होगी कार की, लेकिन कुछ भी हो सकती है। यही रैंडमनेस है। इसी को क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। अब आपको क्वांटम सुपरपोजिशन समझ में आ गया कि मतलब एक फंक्शन से जो प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं, अलग अलग स्टेट्स की प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो वो प्रोबेबिलिटीज एक साथ होती हैं, तो कोई भी स्टेट रैंडमली निकल के आ सकती है। इसलिए सारी स्टेट्स क्या हैं, एक साथ सुपरपोज्ड है। इसी को क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। अब आपको क्वांटम सुपरपोजिशन समझ में आ गया, तो मैं आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट समझा देता हूं। दोस्तों, क्वांटम एंटेंगलमेंट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैं एक लाइन में आपको समझा दूं कि अगर दो पार्टिकल्स के लिए एक ही वेव फंक्शन काम कर रहा है, तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्वांटम एंटेंगलमेंट में हैं। यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब ये दो पार्टिकल्स के बीच हो सकता है, 3 पार्टिकल्स के बीच हो सकता है, 10 के साथ हो सकता है, 100 के साथ होता है। इनफैक्ट हमारे पूरे यूनिवर्स के साथ हो सकता है। इसलिए हमारे पूरे यूनिवर्स का एक वेव फंक्शन है। अब ये अद्भुत नहीं है। हमें यही तो बताया जाता है कि हमारी जो आत्मा है परमात्मा से हुई है। हमारी मतलब मेरी, आपकी, सबकी कैसे परमात्मा से हुई है, यही क्वांटम एंटेंगलमेंट है। और यही सांख्य योग भी बोलता है। सांख्य योग क्या बोलता है कि प्रकृति और पुरुष से सृष्टि की रचना हुई है। कैसे रचना होती है? पुरुष जो है प्रकृति में लिप्त हो जाता है। लिप्त हो जाने का मतलब क्या हुआ? लिपट जाना। लिपट जाने का मतलब क्या है? एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट ही जो है, इसी की वजह से यही एक तरीका है
जिससे पुरुष प्रकृति से लिप्त हो गया है। इससे मल्टीवर्स कैसे आया? क्वांटम एंटेंगलमेंट से, क्योंकि यूनिवर्स में हम सब की, इसलिए जो ये गलत निकालते हैं, क्वांटम फिजिक्स का जो गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि अगर मैं पीछे नहीं देख रहा हूं तो कुछ भी हो रहा होगा, मैं जैसे ही देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा तो वो हो जाएगी। ऐसा नहीं है। बहुत ही मिसअंडरस्टूड ये फील्ड ऑफ फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स। गलत चीजें बता रहे हैं हम। है क्या? चूंकि यूनिवर्स की हम सब एक दूसरे से इंटरेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग क्वांटम एंटेंगलमेंट में आ जाते हैं। अब यूनिवर्स का एक वेव फंक्शन है, ठीक है? उस वेव फंक्शन से सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई एक होती है, क्योंकि हम उससे एंटेंगल्ड हो गए हैं, उस एक से, इसलिए हमारी रियलिटी वो बन गई है। और क्योंकि हम एंटेंगल्ड हैं उस वेव फंक्शन से, इसलिए हम उस रियलिटी का पार्ट हैं। इसलिए कुछ भी हो अमेरिका में, कुछ हो जाएगा ना, वो हमारे लिए सत्य है, वो हमारी रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कुछ हो गया, मैंने देखा नहीं, तो जब मैं देखूंगा या मेरी इंद्रियां जब ऑब्जर्व करेंगी तो वो मुझे पता चलेगा, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में जो हुआ, यहां मैं जो बोल रहा हूं, वो आपके लिए भी सत्य है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स एक क्वांटम एंटेंगलमेंट में है। अब इससे मल्टीवर्स कैसे आया? मल्टीवर्स इसलिए आया जब पूरे यूनिवर्स एक वेव फंक्शन है, तो इसका मतलब है उस वेव फंक्शन में बहुत सारे स्टेट्स सुपरपोज्ड हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो हर स्टेट की कुछ प्रोबेबिलिटी है। हम इस वेव फंक्शन से एंटेंगल्ड हैं, इसलिए हमने एक रियलिटी को चुन लिया है। हमने, मतलब यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबने एक रियलिटी को चुन लिया है। अब इस रियलिटी की कुछ प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी में हम हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी रियलिटीज नहीं हो सकती, उनकी भी तो कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं, तो वो रियलिटी भी हो सकती है, और वो सिमल्टेनियसली हो रही है। और हम इस रियलिटी में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी रियलिटी वाले जो हम होने वाले हैं, क्योंकि हम भी होने वाले हैं। हम भी इस वेव फंक्शन का पार्ट हैं, रिजल्ट में हैं हम। अगर हम इस वेव फंक्शन का पार्ट ना होते, बाहर होते हम इस वेव फंक्शन से, तब हम दूसरी रियलिटीज को देख सकते हैं। लेकिन हम खुद पार्ट हैं, हम क्वांटम एंटेंगल्ड हैं इस वेव फंक्शन से, इसलिए हम इस रिजल्ट का पार्ट है। इसलिए जब रिजल्ट बनता है तो हम बनते हैं। समझ रहे हो? तो जब हम बन गए तो हम दूसरी एक रिजल्ट में आ गए, तो हम दूसरे रिजल्ट में कैसे जा सकते हैं? इसलिए ये सिमल्टेनियसली होता है। अलग अलग रियलिटीज की कुछ किसी की 50% हो सकती है, 52% जो भी है प्रोबेबिलिटीज हैं, इसका मतलब वो हो सकते हैं। हमारी रियलिटी केवल एक फिक्स्ड 100% प्रोबेबिलिटी वाली नहीं है कि 100% यही एक यूनिवर्स है। तो इसलिए अलग अलग रियलिटीज हैं, इसलिए अलग अलग है। इसलिए जो श्रोडिंगर हैं, नील्स बोर हैं, ये वेद और वेदांता से इसीलिए अट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये जो बात की गई है ना, प्रकृति और पुरुष में लिप्त होने की, इंटीग्रेटेड होने की, एक रियलिटी बनाने की, उनको ये बात अपनी क्वांटम फिजिक्स में समझ में आ गई। ये मैं जब रियल बनाता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, उठा के बोल दे रहा हूं। इसीलिए वीडियो की जरूरत है। पूरा समझाने के बाद समझ में आता है कि क्यों जो यूरोपियन क्वांटम फिजिसिस्ट थे, वो क्यों वेदांता और ये जो सांख्य योग है, ये जो पुरुष और प्रकृति का ये जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्यों इंटरेस्टेड थे। तो ये तरीका है। इसी वजह से क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से एक मल्टीवर्स जो है की पॉसिबिलिटी बनती है। ये एक थ्योरी होगी, मैंने पूरा आपको समझा दिया। पुरुष प्रकृति का कॉन्सेप्ट जो सांख्य योग हमारे पूरी भगवत गीता में दिया हुआ है, 13वां अध्याय उसी पे है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे पुरुष और प्रकृति काम करते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता से भी बहुत ज्यादा यूरोपियन प्रभावित हो गए। तो दोस्तों, ये एक थ्योरी हो गई। अब चलते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। दोस्तों, जो दूसरी थ्योरी है इन्फ्लेशन थ्योरी, जिसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी भी कहते हैं, जो 1970 के दशक में मैंने बताया आई। ये एकदम, मतलब ये तो जैसे लगता है कि सनातन धर्म का विवरण है। मतलब
मैंने जब इसको है और इसके बारे में अपने धर्म में है पूरा एकदम आपको हूबहू मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। ये जो पूरी थ्योरी है ये पार्ट 2 में ले आऊंगा। इसके मल्टीवर्स के पार्ट 2 में देख लीजिएगा, लेकिन ये पार्ट 2 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको बहुत अद्भुत मिलने वाली है। मैंने दोनों में रिसर्च किया और रेफरेंस के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बता दिया बस दिया। कहाँ पे लिखा है, किस जगह पे दिया है, कौन सी कहानी है, कौन सा श्लोक है, सब बताएंगे।